जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संभावित प्रश्नों की जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, आबकारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम पटवारी का होगा उसमें भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा अंत तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों और कमेंट में अपने अपने आंसर जरूर दीजिएगा। अपने अपनी कॉपी में सॉल्व करना और कमेंट में आंसर देना दोस्तों। तो अपन शुरू करें, मिलते हैं इसी आगाज़ के साथ। चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 28, 35, 42, 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 और 52 शेष बचे, तो बताइए वही संख्या क्या होगी दोस्तों। करें सॉल्व कीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 28, 35, 42 और 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 और 52 शेष बचे, वह संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, हमको जिससे विभाजित करने के लिए बोला है उसको ऊपर लिखेंगे और जितना शेष बच रहा है उसको नीचे लिखेंगे। दोनों का दोस्तों पहले ऊपर वाली संख्या जो हमको विभाजित करना है उसका एलसीएम लीजिए और नीचे वाली संख्या जो है दोनों में डिफरेंस देखिए, उसको माइनस कीजिए, आपका आंसर देखिए। जैसे हमने इन दोनों को देखा कि भाई हमारा 28, 35, 42, 63 है, इससे हमको संख्या को विभाजित करना है और विभाजित करने पर क्रमशः हमको ये शेष बचता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो एलसीएम हम लेंगे दोस्तों इनका, तो एलसीएम जो आएगा आपको कितना आएगा दोस्तों 1260। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 1260 एलसीएम आ गया। और यदि हम इनका अंतर देखने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो इनका अंतर हमको सब में दिख रहा है कि सब में 11-11 का अंतर है। सब में कितने का अंतर है दोस्तों 11-11 का अंतर है। हम उस 11 को यदि इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास में वो संख्या निकल के आ जाएगी दोस्तों। और वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, यदि हम इसको माइनस करेंगे तो वह संख्या हमारी कहलाएगी 1249। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों 1249। यदि हम 1249 में 28, 35, 42, 63 का भाग दें तो हमें हर दशा में क्रमशः 17, 24, 31, 52 शेष बचेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करें। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, बताइए आंसर जल्दी से। जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों, बताइए जल्दी से और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आ जाएं। करो जल्दी से क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। दो संख्या आप कह सकते हैं कि हमारे पास में सर दो संख्याएं, एक ए है और एक हमारे पास बी है। इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा, जो एचसीएफ होगा, वो क्या होगा दोस्तों। देखो दो संख्याएं, पहली संख्या का हमारे पास में जो संख्या दी गई है वो क्या है 60 इनटू सेकंड संख्या नहीं पता बी बराबर एलसीएम दोस्तों हमको कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है हमको 300 और एचसीएफ दिया है दोस्तों कितना हमको 15। ठीक है दोस्तों, तो बी बराबर हमारे पास में यहाँ से कितना निकल के आएगा बताओ जरा। बी बराबर हमारे पास में हो जाएगा 300 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 60। तो दोस्तों फटाफट हमको कट कर लीजिए, 6 से कितनी बार 5, 15 का इंटू यदि हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15 इंटू 5 कितना होता है, तो बी बराबर हमारे पास आएगा 75। ये रहा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन का कंसेप्ट मेथड बस देख लीजिए दोस्तों, आंसर आने लगेंगे। दो संख्याएं a इंटू बी का एलसीएम एचसीएफ हमको दिया है, पहली संख्या 60, दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो पहली संख्या का एलसीएम 300 और एचसीएफ कितना है दोस्तों उसका 15 है। कुछ नहीं करना हमें, b बराबर हमारा क्या जाएगा 300 इंटू 15 अपॉन में जाएगा 60। बस काट पीट लीजिए दोस्तों, उड़ा दीजिए आंसर। चल इसी के साथ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा
मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों? बताइए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी, बताइए, कीजिए जल्दी से फटाफट कीजिए क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा, मज़ेदार, शानदार क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करें जल्दी से। रेशियो मेथड से कर लीजिए दोस्तों, रेशियो मेथड से आपके आ जाएगा। मैंने रेशियो मेथड आपको सिखाई हुई है, रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कीजिए जल्दी से सॉल्व। चलिए करें सॉल्व। देखो सॉल्व करते हैं कि हमें दिया गया है सर, प्रिंसिपल भी दिया है हमको, अमाउंट भी दिया है। प्रिंसिपल मतलब आपका मूलधन और अमाउंट मतलब हमारा मिश्रधन। चलिए रेशियो मेथड से हम करने के लिए जाएंगे। हमारे पास में जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, मूलधन कितना हो रहा है दोस्तों? किसी साधारण ब्याज की अवधि से मूलधन तथा मिश्रधन 4:5। 4:5 को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, 4/5। तो जो आगे है वो आपका ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 4, और अमाउंट कितना हो रहा है, 5। और वही 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है दोस्तों, 5:7, 5:7। ये कितने समय में हो रहा है दोस्तों, 3 इयर्स में। कितने समय में हो रहा है, 3 इयर्स में हो रहा है। अब हम देखें तो देखो, मूलधन जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, मूलधन बदलता नहीं है। मिश्रधन भले ही बदल जाए लेकिन मूलधन सेम रहता है जितने समय के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब हम मूलधन को सेम बनाएंगे, तो जो 5 है उसका गुणा कर दीजिए दोस्तों 4 में। 5 का गुणा कहाँ कर देंगे दोस्तों, हम इस 4 में कर दीजिए 5 का गुणा, और इस 4 का गुणा कर दीजिए दोस्तों इस 5 में। तो हमारा प्रिंसिपल सेम बन जाएगा। देखें दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट रहेगा ये हो जाएगा कितना, 20, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 25। ये हो जाएगा दोस्तों 20, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 28। देखो जरा, प्रिंसिपल सेम हो गया कि नहीं? प्रिंसिपल सेम हुआ क्योंकि मूलधन हमेशा बराबर रहेगा, मिश्रधन भले ही बदल जाए। तो दोस्तों हमने प्रिंसिपल को सेम बना लिया। तो देखिए पहले कितना था, 25, अब कितना हो गया, 28। तो कितना बढ़ गया बताओ, 3। अपन रुपए मान लेते इसको ना। पहले रुपए कितने थे आपके पास, 25, अब कितने रुपए हो गए, 28 रुपए। कितना बढ़ गया बताओ जरा, 3 रुपए बढ़ गया। कितने समय में बढ़ गया, 3 वर्ष में बढ़ गया। तो 3 रुपए जो है, 3 रुपए 3 वर्ष में, तो बताओ दोस्तों 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर कितना, 1। अब हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दर क्या होगी। तो दर हमेशा किस पर लगती है, मूलधन पर लगती है। और आया कितना है, 1 आया। तो 1 कितना हो जाएगा, 20 दोस्तों, इंटू कर देंगे अपन किससे, 100 से। तो हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो कितना आ गया दोस्तों, 5%। ये आ गया आपका आंसर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा दोस्तों, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आया समझ में? कुछ नहीं करना। मूलधन हमने देखा कि हमारे पास प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट हमारे पास 5 है, और मूलधन पर हमको बोल रहा है 5 और 7 हो जाता है 3 साल में। तो दोस्तों हम पहले तो प्रिंसिपल को सेम बना लें। प्रिंसिपल को हमने जैसे सेम किया तो हमारे पास में नया अमाउंट निकल के आया। तो नया अमाउंट जो आया वो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कितने साल में बढ़ रहा है दोस्तों, 3 साल में बढ़ रहा है। तो 1 की वैल्यू निकालनी होती है, तो 3/3, तो 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 1। तो 1 बराबर 1, तो वो ब्याज जो लग रहा है प्रिंसिपल लगेगा, हमेशा प्रिंसिपल लगता है, मूलधन पर लगेगा। तो 1/20 कितना हो जाएगा, 100। तो यदि हमने 20 से काटा तो हमारे पास आया कितना, 5%। आया दोस्तों, कितना आसान है। देखो ना, क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा होगा। बस क्वेश्चन की भावना को समझिए, अपनी भावना व्यक्त नहीं कीजिए। ठीक है, आपकी भावना जानते हैं। चलिए दोस्तों, आया 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है दोस्तों, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, बताइए जल्दी से क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए क्रय मूल्य क्या होगा उसका, सीपी क्या होगा, कास्ट प्राइस क्या होगी दोस्तों। क्रय मूल्य बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर नहीं मिल रहे हैं, जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए, इतना टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, अंतिम प्रहार है, आप भी समझ रहे हो, ठीक है। तो इस बार पटवारी पार कीजिए, जल्दी से सॉल्व। चलिए दोस्तों देखिए, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया। पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट यदि दोनों दिशाओं में समान हो रहा हो, दोनों बराबर मिल रहा है कि प्रॉफिट इतना फिर प्रॉफिट इतना, तो प्रॉफिट जो होता है दोस्तों, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा कैसा होगा दोस्तों, माइनस होगा। लाभ और यदि फिर से लाभ है तो माइनस होगा, यदि हानि है और हानि है तो वो भी कैसा होगा, माइनस होगा। लॉस माइनस लॉस, यदि हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस तो हम कह सकते हैं दोस्तों लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो दोस्तों जुड़ता है। इस चीज को ध्यान रखना है, यदि ये कंसेप्ट पकड़ लिया तो आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। कंसेप्ट को बस पकड़ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बताइए जल्दी से क्या होगा। हमारे पास में दो प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको कि 8% के लाभ पर बेचेगा, यदि वह 8% लाभ पर बेचे और हमें 12% लाभ पर बेचे, दो प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बताओ जरा, 4% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 4% का प्रॉफिट होगा। 4% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 4% बराबर है यदि 1000 के, तो 100% बराबर किसके होगा, x के। चलिए तो इसको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 1000 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 से यदि हम इसको काटने के लिए जाएंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, मतलब 250 बार कट जाएगा। तो 250 इंटू यदि हम 100 करेंगे तो हमारे पास में दोस्तों कितना आंसर आएगा, 3 जीरो, ये 25,000 रुपये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसका जो सीपी था, उसका जो क्रय मूल्य था, वो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 25,000 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। समझे बात के लिए, यदि प्रॉफिट हो तो दोनों माइनस होंगे, यदि लॉस हो दोनों माइनस होंगे, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस हो तो दोनों प्लस होंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, हमने माइनस किया और हमने देखा कि यदि वो पहले 8% के हिसाब से बेचता और फिर 12% के हिसाब से बेचता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता दोस्तों, 4% का प्रॉफिट होता। तो 4% बराबर किसके, 1000 के, तो 100 बराबर किसके, x के। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1000 इंटू हो गया 100 अपॉन कितना हो गया दोस्तों 4, तो आंसर कितना 25,000, ठीक है दोस्तों। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम की उम्र श्याम की उम्र का 1 से ही 1/3 है, 1 से 1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद कर लो इसको, आज से 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 15 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी दोस्तों, बताइए। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है उसने, बताइए जल्दी से, फटाफट कीजिए सॉल्व, जल्दी से सेकंडों में आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट दीजिए भाई आंसर। चलिए दोस्तों देखो, राम और श्याम की उम्र, राम एंड श्याम की उम्र जो है वो कितना है, 1 से ही 1/3, तो 1 से ही 1/3, 1 से ही 1/3 गुना है, गुना मतलब टाइम्स, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए तो हम इसको ए लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 4/3 लिख देंगे इसको, तो हमने लिख दिया 4/3 है, चलिए ठीक है।
तो जो आगे है वो यहाँ ऊपर रहेगा और जो पीछे है वो कहाँ रहेगा दोस्तों, नीचे रहेगा। चलिए, जो राम है वो कितने का है, 4। श्याम कितने का हो दोस्तों, 3 का हो जाएगा श्याम। चलिए हम इसको देखते हैं, तो राम हो गया 4 का, श्याम हो गया 3 का। श्याम भाई साहब कितने के हो गए, 3 के। चलिए दोस्तों, दोनों में अंतर कितने का है दोस्तों, 1 का। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 1 का। तो 1 बराबर हमको क्वेश्चन में दिया है 15 वर्ष बाद। तो 1 बराबर 15 है, तो हमें राम की एज पता करनी है, तो राम की एज में इंटू 4 कीजिए, और श्याम की एज पता करनी है तो इंटू 3 कीजिए। तो राम भाई साहब कितने साल के हो जाएंगे दोस्तों, 6 साल बाद 60 साल के हो जाएंगे, और श्याम भाई साहब कितने साल के हो जाएंगे दोस्तों, 45 वर्ष के हो जाएंगे। सिंपल, वेरी, समझे। चलिए, तो दोनों की एज पता चल गई हमको कि राम जो होगा वो होगा 6 साल बाद 60 साल का, और श्याम जो होगा वो कितने साल का हो जाएगा, 45 साल, 45 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को बस ध्यान रखना कि जो आगे रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जो पीछे रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रखो। दोनों का अंतर निकालो, दोनों में अंतर कितने का, इतने का। तो 1 बराबर दिया है हमको 15, तो 15 × 4 60, 15 × 3 45 साल का। आया दोस्तों समझ में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, मोहन और ममता की वर्तमान आयु का अनुपात 6:3 है। 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:3 था, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी दोस्तों, बताइए। दोनों की वर्तमान उम्र निकालना है, तो दोनों की वर्तमान उम्र निकालिए दोस्तों। हमने आपको एक्स मेथड भी करना सिखाया है, हमने आपको रेशियो मेथड भी करना सिखाया है। तो रेशियो मेथड कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। चले देखें अपन, मोहन और ममता की वर्तमान आयु। तो मोहन और ममता की वर्तमान आयु दोस्तों, तो जो आगे है वो आगे ही रहेगा। तो आगे हमारा रेशियो कितना है, मोहन का दिया है हमको 6, ममता का दिया है हमको 3। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो वो कह रहा क्वेश्चन, 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:3 था। 9 साल पहले कितना था, 7:3 था। कितने साल पहले, 9 साल पहले। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे दोस्तों, दोनों में 9 रख देंगे, क्योंकि दोनों साल में, एक 9 साल पहले तो दूसरा भी 9 साल पहले होगा। वर्तमान एज पता करनी है, तो कुछ ना करना दोस्तों, इन दोनों का सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 21। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 18। ठीक है दोस्तों, बराबर किया हमने। यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 63 63, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। माइनस कर दीजिए दोस्तों। 21 में से यदि हम 18 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना निकल के आएगा दोस्तों, 3 बराबर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 36, 36 निकल के आएगा। 3 बराबर यदि 36 है, तो 1 बराबर कितना, हमेशा 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जरा। तो 1 बराबर जैसे हमने देखा, तो 1 बराबर हमारे पास में निकल के आएगा कितना, 12। 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब आराम से हम पता कर लेंगे कि मोहन भाई साहब कितने के होंगे और ममता मैडम कितने की होंगी। तो मोहन भाई साहब 1 बराबर 12, तो मोहन 6, तो 12 × 6 कर देंगे दोस्तों। तो ये आ जाएंगे कितने के, 72 ईयर्स, 72 साल के। और ममता मैडम जो है तो कितने की हो जाएंगी, 36 साल की हो जाएंगी दोस्तों। आया, ठीक है। ममता मैडम कितने साल की हो गई, 36 ईयर्स की हो गई। और मोहन भाई साहब जो हैं वो कितने साल के हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 72 साल के। ठीक है, चलिए कीजिए जल्दी से, समझ आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। एक्स मेथड से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई से आप करेंगे तो ये आपको बेटर रहेगा, सही लगेगा दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, तो एक्स मेथड से कैसे करते हैं आप, हमको 6:3 दिया है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 6/3 लिख लेंगे इसको। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको फिर क्या करना रहेगा, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा, x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, माइनस जो x है हमारा वो कितना है, 9x, और यहाँ पर भी कितना है दोस्तों, 9x।
बराबर हमको दिया है कितना दोस्तों 7/9। नया रेशियो कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। तो आप इससे भी कर सकते हो कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 18। ठीक है, ये कितना हो गया 18। ये कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 27। ये कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 21। ये कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 63। कितना आ गया दोस्तों 63। चलिए तो जल्दी से ये 18 में से यदि हम 21 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3। 27 में से यदि हम 63 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 36। तो 1 बराबर यहाँ पर भी हमको कितना मिलेगा दोस्तों 12। 1 बराबर 12। तो 12 × 6 और 12 × कर देंगे दोस्तों हम 3। तो हमें पता चल जाएगा मोहन और ममता मैडम का। तो ठीक है दोस्तों, आया समझ में ना। दोनों ही मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप यदि ये मेथड लगाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इजी पड़ेगा, ये आपको टफ पड़ेगा एक्स मेथड से। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, बाकी आपकी हर इच्छा आपको जैसा करना हो। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा दोस्तों। तो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है और रेलगाड़ी यदि व्यक्ति को पार करे तो कितना समय कीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। यहाँ वो शोर शराबे हो रहे हैं दोस्तों, गुस्सा नहीं करिएगा, शांति से वीडियो देखिएगा, सॉल्व करिए। थोड़ी सी आवाज़ें हो रही हैं, फिर से रिपीट कर दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। चलिए करो जल्दी से। 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर करो जल्दी से दोस्तों, जल्दी से कीजिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही रेलगाड़ी। चलिए तो देखो टाइम जो होता है, समय हमको पता करना है, पार करने में लिया गया समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। समय बराबर दोस्तों हमको ज्ञात है कि समय बराबर क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों दूरी बटा 4। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है दूरी बटा। बताओ जल्दी से दोस्तों आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखो समय बराबर क्या हो गया दूरी बटा 4। समय क्या आ गई हमारे पास दूरी बटा 4। तो दूरी बटा 4, समय क्या हो गया टाइम, दूरी क्या होगी हमारे पास डिस्टेंस, चाल क्या होती है दोस्तों पता है स्पीड, चाल क्या होती है स्पीड। हमको पता है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन तो हम लिख सकते हैं दोस्तों दूरी को लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन क्या होता है, मतलब चाल है, लेकिन हमको किसकी चाल पता है, ट्रेन की स्पीड हमको मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी है 180 180 अपॉन कितना हो जाएगा 54। चाल कितनी दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है कि जब ये 54 किलोमीटर पर आवर में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको 5/18 से क्या कर देंगे, 80 से विभाजित कर देंगे, तो 5/18 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 18 ऊपर चला जाएगा, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। हम इसको डायरेक्ट लिख दें ऐसा क्या, इंटू 80 लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे दोस्तों कि नहीं लिख देंगे, लिख दें ऐसा। चलिए तो फटाफट से इसको कैंसिल कीजिए। 18 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से चला जाएगा ये 6 बार, और 5 से दोस्तों 12 बार। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 12 सेकेंड। तो ट्रेन कितने समय में उस व्यक्ति को पार कर लेगी, तो 12 सेकंड में पार कर लेगी। उसको कितना समय लगेगा दोस्तों, 12 सेकंड का समय लगेगा। चलिए दोस्तों फटाफट अगला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चोर शाम 3:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चोरी करके उसे चलाकर भागता है। ठीक है दोस्तों, चोर ने कार चोरी की और उसमें बैठा और उसे चलाकर भागने लगा। ठीक है, भागता है। शाम 4 बजे चोरी की जानकारी होने पर पुलिस ने चोर को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पकड़ लिया। तो बताइए चोर कितने बजे पकड़ा गया दोस्तों, बताइए। चोर को पकड़ो भाई, यहाँ चोर पुलिस का खेल चल रहा है, और आपने बचपन में भी चोर पुलिस मंत्री आपने खेले होंगे। तो बताओ जल्दी से
कितने समय में पकड़ लेगी पुलिस उसको? यदि आप पुलिस हैं, पुलिस बनना चाहते हैं और आपने खेल खेला है पुलिस वाला, तो पकड़ लोगे जल्दी से। बताओ जल्दी से आंसर बताइए फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। पकड़ो चोर को, जल्दी से पकड़ लीजिए दोस्तों। चोर है, कहाँ भाग गए पुलिस के? आदमी के हाथ लग रहे होते हैं दोस्तों, है ना, पता है ना। जल्दी से। तो एक चोर शाम 3:30 बजे, ठीक है, 3:30 पर वह क्या करता है? चोरी करता है। और चोरी कर कर कितने की स्पीड से दौड़ता है दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। पुलिस उसका पीछा कितने बजे शुरू करती है? 4 बजे पुलिस उसका पीछा करती है। और कितने की रफ्तार से पीछा कर रही है दोस्तों? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो पता होगा कि यहाँ पर पुलिस होगी तो यहाँ पर चोर होगा दोस्तों। ऐसे ही दौड़ेंगे, एक के पीछे एक दौड़ेंगे ना। चोर आगे की तरफ भागेगा तो पुलिस पीछे से भागेगी उसके पीछे। ऐसा तो नहीं चोर इस दिशा में आएगा पुलिस इसी दिशा में आएगी, पकड़ा जाएगा। वो तो दौड़ेगा ना भाई, आगे की तरफ भी दौड़ेगा और पुलिस उसके पीछे लगी हुई होगी, विपरीत दिशा में तो जाएगा नहीं, ठीक है। और पुलिस ऐसा तो नहीं है कि चोर यहाँ भाग रहा हो और पुलिस इस तरफ भागेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। चोर के पीछे ही भागेगी ना, इस तरफ भागेगी फिर तो पकड़ा गया चोर, हो गया फिर तो काम। पुलिस हमेशा देरी पर ही पहुंचती है, जानकारी देरी से ही मिलती है। तो दोस्तों यहाँ 3:30 बजे चोरी हो गई, 4 बजे पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने स्पीड बढ़ाई और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर को पकड़ना शुरू किया। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा दोस्तों बताओ? देखो यहाँ पर कौन है? पुलिस। यहाँ कौन भाग रहा है? चोर, ठीक है। हमको पता है कि यदि एक ही दिशा समान दिशा में यदि हमको दूरी दी गई होती है तो वो क्या होती है दोस्तों? माइनस होती है। अपोजिट डायरेक्शन यदि होगी तो वो क्या होगी? प्लस होगी। तो यहाँ समान दिशा है और कितना टाइम हमको दिया है दोस्तों? तो इनके बीच में जो है वो कितना है बताओ जरा? 30। कितने का है? 30 का है दोस्तों, है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, मतलब यहाँ पर आएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। तो 4:30 3:30 पर उसने चोरी की और 4 बजे पुलिस को जानकारी मिली। तो ये अंतर कितने का है दोस्तों? 30 किलोमीटर का। मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है? 30 किलोमीटर का अंतर होगा भाई। जब यहाँ चोरी की तब वो 1 किलोमीटर पर होगा, लेकिन पुलिस को जैसे ही 4 बजे जानकारी मिली तो वो 30 किलोमीटर चल चुका होगा आधे घंटे में। यदि 1 घंटे में 1 किलोमीटर भी चलता होगा, सॉरी, यदि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता होगा तो 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर चल चुका होगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर कितने का? 30 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। तो दूरी का अंतर हमने ले लिया 30, ठीक है दोस्तों। दूरी का अंतर कितना आ गया? 30। अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड का भी हमको अंतर लेना पड़ेगा दोस्तों, उनकी चाल का भी अंतर लेना पड़ेगा। तो चाल का अंतर कितना आ गया दोस्तों? 10, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 3। मतलब पुलिस उसे कितने घंटे बाद पकड़ेगी? 3 घंटे बाद पकड़ेगी। तो पुलिस ने चलना कितने बजे शुरू किया था दोस्तों? 4 बजे। और पकड़ा कितने बजे गया? वो 3 घंटे बाद। तो 4 + 3 कितना हो गया दोस्तों? 7। यानी वो चोर जो है वो कितने बजे पकड़ा जाएगा बताओ? 4 बजे पुलिस भागी, 3 घंटे बाद वो पकड़ा है। मतलब उसको कितने बज रहे होंगे उस समय पुलिस ने उसे पकड़ा होगा? तो 7 बजे चोर पकड़ा जाएगा। आया दोस्तों समझ में? अच्छा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? तो सापेक्ष चाल जैसे हमने देखी दोस्तों, तो उसके दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? 30 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर है दोस्तों? 30 किलोमीटर का अंतर है। तो 30 किलोमीटर का जो अंतर आ रहा है उनकी जो चाल है, चाल कितना है? दोनों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ रहा है। तो 30/10, 10 से ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा चोर? 3 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। पुलिस कितने बजे चली? 4 बजे चली। 3 घंटे बाद पकड़ा है तो पुलिस ने उसे कितने बजे पकड़ा? 7 बजे चोर को पकड़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुजाकार क्षेत्र की 3 भुजाएं 17, 25, 26 मीटर है और तीनों शीर्ष पर 7 मीटर रस्सी से एक गाय को बांधा गया। तो गाय के द्वारा न खाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना दोस्तों।
उन्होंने पूछा है कि एक रस्सी से गाय को बांध दिया और गाय उस भाग का घास खा रही है, तो आपसे पूछा गया है कि कितने भाग का घास उसने नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, खाने का नहीं बताना है, कितने क्षेत्र का नहीं बताना है। और त्रिभुजाकार क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजाकार क्षेत्र। चलिए दोस्तों देखिए, इस त्रिभुजाकार क्षेत्र में जो तीनों जो भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं पर यहाँ हमने देखा तो वो क्या खा रही है, घास खा रही है दोस्तों। तीनों भुजाओं पर क्या खा रही है, वो घास खा रही है। ठीक है, और तीनों भुजाएं जो है 17, 25 और 26 मीटर है। मतलब आप कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं दोस्तों, अलग अलग हैं। तो अलग अलग है, हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है, स्केलिन ट्रायंगल बन रहा है। तीनों भुजाएं जिसकी अलग अलग होती हैं वो त्रिभुज कौन से कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है दोस्तों। और इसमें क्या लगी हुई है दोस्तों, घास लगी हुई है। तो गाय को इस घास को खाना है दोस्तों। क्या खाना है, घास खाना है दोस्तों। ये घास वो गाय खाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कितनी घास नहीं खाएगी दोस्तों। तो हमें पता है विषम बाहु त्रिभुज जो होता है, सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो a प्लस बी प्लस, एक भुजा हमारे पास में 17 है, एक भुजा हमारे पास में 25 है और एक भुजा हमारे पास 26। अपॉन कितना कर देंगे दोस्तों, 2 अपॉन कर देंगे 2। तो यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, तो हमारे पास में आएगा 68 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 34। कितनी बार कटेगा दोस्तों, 34। तो हमारा जो सेमी पैरामीटर होता है, जो अर्ध परिमाप निकल के आया, वो अर्ध परिमाप कितना निकल के आया दोस्तों, 34। तो सबसे पहले हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया। अब क्या देखेंगे दोस्तों, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुजाकार का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। तो हम हीरोज फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हीरोज फार्मूला जब लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हीरोज फार्मूला लगाएंगे हम क्या, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये तो पता होगा दोस्तों, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एस माइनस सी हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला लगाएंगे हम। अब इस फार्मूले से जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे, एस हमको पता चल गया कि सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप कितना है दोस्तों, 34 है। तो यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में 17। ठीक है, और 17 में से यदि हम 34 को माइनस कर दें तो हमें यहाँ संख्या पता चल जाएगी क्या, या पहले लिख लो, ये हो गया हमारे पास 34 माइनस हो गया हमारे पास 17। यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों 34 माइनस हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 34 माइनस हो जाएगा 26 दोस्तों। ठीक है, कोष्टक के बाद हमेशा क्या होता है, इंटू होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से 34 में से यदि हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा दोस्तों, 17 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 17 निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सॉल्व करें अपन, तो ये हो गया हमारे पास 17 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। चलिए 34 में से यदि हम 25 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 9 निकल के आएगा। ठीक है, और यदि इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 8 निकल के आएगा। क्या कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 लिख देगा। यहाँ कितना आएगा, 34 है ना, ये 34 है, सॉरी यहाँ कितना है, ये 34, ये 34 दिया 34, ये सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 34 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा कितना 8। ये बताओ यहाँ तक आया दोस्तों समझ में, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 17 लिख दिया था दोस्तों। चलिए ये आया हमारे पास में। चलिए अब हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे पास में जो है, हम क्या इसको 34 हमको दिख रहा है, 17 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 17 इंटू 2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा 17 और यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा इंटू 9 इंटू कितना है दोस्तों 8 इंटू कितना आ गया दोस्तों 8। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम 117 ले लेंगे, हम 117 हमारे पास में ये आ गया, यहाँ पर लिख दिया दोस्तों हमने ये 17 इंटू
9 किसका वर्ग होता है 3 का, 8 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा दोस्तों 16, 16 किसका होता है 4, ठीक है दोस्तों। तो 17 का इंटू 3 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों 51, 51 का इंटू यदि हम 4 में करें तो 51 का इंटू 4 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों 204, कितना आ जाएगा दोस्तों 204। तो बराबर हमारे पास में आएगा 204, कितना आ गया दोस्तों 204। मतलब हमको पता चल गया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकल के हमारे पास आया वो कितना है 204। मतलब है कि टोटल जो त्रिभुज है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, उस विषमबाहु त्रिभुज में टोटल एरिया, टोटल जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है हमारे पास में 204 निकल के आ गया। ये अभी आंसर नहीं आया, ये 204 कुल क्षेत्रफल निकल के आया। अब इसमें वो क्या खा रही है, घास खा रही है दोस्तों। अब उसको घास खाना है गाय को, चलिए तो अब यहाँ यदि हम इसको बांधेंगे, यहाँ बांध दिया उसको तो ऐसा घूमेंगे, मतलब ये लगभग आधे क्षेत्र को कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना रही है बताओ जरा, सेक्टर बनाएगी, त्रिज्या खंड बना रही है, ठीक है दोस्तों। क्या बना रही है, त्रिज्या खंड। मतलब है दोस्तों यदि हमने इस गाय को यहाँ बांधा है तो गाय यहाँ से खाना शुरू कर रही है, गाय यहाँ से क्या कर रही है, खाना शुरू कर रही है। और गाय यहाँ से खाना शुरू जो कर रही है तो कितने क्षेत्र में खाएगी घास, इस घास को वो खा रही है, ठीक है। इस घास को क्या कर रही हो, खा रही है। तो तीनों सीट्स पर बांधा है इसको, तीनों सीट्स पर 7 मीटर की क्या लगी हुई है, रस्सी लगी हुई है, उसको खाने का काम कर रही है। तो ये क्या बना दोस्तों बताओ जरा, हमारा त्रिज्या खंड बनेगा, सेक्टर बनेगा। क्या निकल के आया हमारे पास में, सेक्टर निकल के आया, त्रिज्या खंड निकल के आया। और त्रिज्या खंड हम जानते हैं दोस्तों, त्रिज्या खंड जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, और θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ हम देखें तो ये होता है हमारा θ/360 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, जो थीटा एंगल जो बन रहा है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ जो थीटा एंगल बन रहा है, थीटा कोण बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 180 होगा। चलिए अब इस 180 को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 180 अपॉन हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 22/60 इंटू रेडियस हमको कितनी दी है दोस्तों 7 मीटर की रस्सी है। तो रस्सी जो होती है वो हमेशा क्या होती है रेडियस होती है। तो 7 मीटर जो हमको दिया है वो क्या है रेडियस। तो r का स्क्वायर, यदि आपको दिक्कत ना हो तो दोस्तों 7 इंटू 7 लिख देंगे इसको, सीधा 49 ना लिखेंगे। चलिए दोस्तों 0 से 0 18 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार दोस्तों 11 बार, और 7 से 7 कैंसिल। तो ये हमारे पास में आ गया 77। तो 77 जो स्क्वायर मीटर हमारे पास निकल के आ रहा है, ये क्या है कि वो इतना घास खा रही है, ठीक है। वो क्या निकल के आ रहा है, इतना घास खा रही है। टोटल हमारे पास में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 204। 204 भाग में से उसने कितना भाग खा लिया दोस्तों, तो उसने 77 भाग खा लिया। तो 204 में से यदि उसने 77 भाग खा लिया, 77 खा लिया, तो बचा कितना होगा दोस्तों 204 में से यदि हम 77 माइनस करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 127 स्क्वायर मीटर। तो उसने कितनी जगह की घास नहीं खाई दोस्तों, तो आंसर क्या होगा 127 स्क्वायर मीटर की उसने घास नहीं खाई दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहां से हमने निकाला, हमें पता चला 204 जो है 204 स्क्वायर मीटर जो निकल के आ रहा है वो त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल है। त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल हमें पता चला कितना 204। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गाय ने कितनी घास नहीं खाई। तो गाय ने खाई कितनी घास है दोस्तों 77 घास खा ली है। तो 77 में से यदि 204 जाएगा, 204 में से 77 जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 127। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कितनी घास नहीं खाई, तो उसने कितनी घास नहीं खाई दोस्तों 127 उसने घास नहीं खाई। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर कितना हो जाएगा कि उसने 127 स्क्वायर मीटर की घास नहीं खाई है दोस्तों। समझे बात के लिए, समझ आया कि नहीं आया दोस्तों, जल्दी से बताओ। समझ आया तो थम्स अप कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए जल्दी से फटाक से।
ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आबकारी का ही क्वेश्चन है, ये आबकारी का क्वेश्चन है। और आबकारी का क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, ऑप्शन मिस प्रिंट थे, मतलब उसमें दिया तो गया ऑप्शन था लेकिन गलत ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना होगा उसका 127 आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, देखो सेक्टर कैसे आया, ये त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये आपका त्रिज्या खंड बना है कि नहीं बना, देखो आप जरा, ये त्रिज्या खंड बनेगा क्योंकि हर कोनों पर जो है गाय से रस्सी बांधी गई है, गाय को बांधा गया है और वो हर कोनों को खा रही है। तो यहाँ पर क्या बना रही है, वो थीटा कोण बनाएगी, क्या बनाएगी, वो थीटा कोण बनाएगी। तो थीटा कोण जब बनाएगी तो हमारा सेक्टर क्या होगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो थीटा क्या पता चल गया आपको 180 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7। रेडियस हमको दी है 7 मीटर लंबी रस्सी है, रस्सी हमेशा क्या होती है त्रिज्या, हमने लिख दिया 7 इंटू 7। यदि डायमीटर देता, व्यास देता, तो व्यास की आधी क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या होती है, तो उसका आधा कर देते। आया समझ में, समझ आया कि नहीं आया दोस्तों, जल्दी से बताओ। समझ तो आ जाना चाहिए यार दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के योग का 2/3 मतलब 2/3 त्रिभुज का एक कोण है और त्रिभुज के शेष कोणों का अनुपात 7:5 है। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा दोस्तों, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण पूछा गया है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आसन्न कोण बताना है दोस्तों, सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, कीजिए जल्दी से। आसन्न कोण मतलब होता है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। समांतर चतुर्भुज आपका पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज क्या है, पैरेललोग्राम होता है। आसन्न कोण होता है आपका एडजेसेंट एंगल। बताइए चलिए दोस्तों, तो देखिए आसन्न कोण जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके क्या होता है, तो ये होता है हमारा एडजेसेंट एंगल होता है। इसमें जो कोण होते हैं वो ये कोण होते हैं, ये क्या है आपके कोण होते हैं। और ये दोनों ही जो कोण होते हैं, ये दोनों जो कोण होते हैं, फिर से बना दें, ये होता है हमारा एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट। और एडजेसेंट एंगल में ये जो दोनों कोण होते हैं, ये दोनों कितने डिग्री के होते हैं, तो क्या बताओगे, ये दोनों 180 डिग्री के होते हैं। एडजेसेंट एंगल में जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि एडजेसेंट एंगल जो है उनके योगों का 2/3। चलिए उनके योग को हम देखें। आसन्न कोण, तो दोस्तों आसन्न कोणों का कितना है दोस्तों, ये आसन्न कोणों का हमको दिया है 2/3। आसन्न कोणों का कितना दिया है दोस्तों, 2/3, 2/3 दिया है। चलिए तो आसन्न कोणों का योग कितना है हमारे पास में 180 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, तो 3 से ये कट जाएगा, 6 बार 6 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 120। तो कितना डिग्री निकल के आ गया दोस्तों, 120 डिग्री निकल के आ गया। चलिए अब आगे बढ़े अपन। तो देखो तीनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री है, तीनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री है, तो हमें पता चल गया कि 120 डिग्री तो प्राप्त हो चुका है। बचे कितने कोण हैं, 2 कोण, उनका योग कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देखना है तो 60 डिग्री में से सबसे छोटा वाला एंगल हमारा आंसर होगा। चलिए तो हमने बनाया त्रिभुज, हमको बनाना है सॉरी क्या, समांतर चतुर्भुज। तो हमने समांतर चतुर्भुज जैसे ही बनाया, तो समांतर चतुर्भुज में हमने देखा कि हमारे पास में जो एंगल निकल के आया, तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। और ये कोण हमको ज्ञात हो चुका है कि ये कितने डिग्री का है दोस्तों, 120 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया दोस्तों, 120 डिग्री का। हमको 2 कोण बताना है दोस्तों, 2 कोण कौन से, एक ये, दोनों ही कितने डिग्री के, 60। दोनों कितने डिग्री के दोस्तों, 60 डिग्री के। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, उसमें से 120 डिग्री हमको पता चल गया, तो बचा कितना डिग्री दोस्तों, बताओ जरा कितना बचा है, 60 डिग्री बचा है।
कितना डिग्री, 60 डिग्री। और आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उनका अनुपात, रेशियो जो है, जो रेशियो जो हमको दिया गया है, अनुपात जो है वो कितना है, 7:5। अनुपात कितना दिया है दोस्तों हमको, 7:5। तो 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 12। कुल कितना है, 12। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 = 5। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है छोटे कोण का, तो 5 × 5 यदि हम कर देंगे हमारे पास में, सबसे पहले बड़े कोण का निकाल लो, 5 × 7 कर दीजिए दोस्तों, तो कितना आ जाएगा ये 35। और 5 × 5 कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 25। मतलब एक कोण होगा हमारा 35 डिग्री का और एक कोण होगा हमारा 25 डिग्री का। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 25 डिग्री का होगा। हमारा आंसर भी क्या होगा, 25 डिग्री दोस्तों। आंसर आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। समझे गए क्या, समझे बात के लिए। तो आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल के दोनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री × 2/3 बराबर हमारे पास आ गया 120 हमको पता चल गया। तीनों कोणों के 180 अंश। तो चतुर्भुज के जो तीनों कोणों को पता चल गया कि भाई कितना 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। और रेशियो हमको दिया है 12, तो कुल 12 1 बराबर कितना हमारे पास में 5। तो 1 की वैल्यू कितना है 7, 1 की 5, तो 5 × 7 35 डिग्री, 5 × 5 25 डिग्री, और 120 डिग्री हमारा आ गया। दोनों को ऐड करेंगे 60 डिग्री, तो हमारा छोटा एंगल कौन सा होगा, 25 डिग्री सबसे छोटा एंगल। समझे बात के लिए क्या। चलिए दोस्तों, आया आंसर, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों, बताओ जल्दी। 50 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में खत्म करते हैं, तो उसी कार्य को 30 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बताइए। चलिए देखिए, 50 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 6 दिनों में, कितने दिनों में, 6 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। और उसी कार्य को 30 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों, 5 घंटे कार्य करके कितने दिनों में उसे समाप्त करेंगे, तो x। चलिए दोस्तों, तो जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 6, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, ठीक है। 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 10 × 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 बराबर 5 बटे हो जाएगा 5, 5 से कितनी बार, 16 बार। तो कितने दिन में दोस्तों खत्म कर देंगे काम को, 16 दिन में वो कार्य को समाप्त कर देंगे। समझे क्या बात के लिए। तो कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 16 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 16 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ये रहा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें दोस्तों अपन। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, XYZ आय का 75%, 30% एंड 60% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 6:5:3 है, तो उनकी आय का अनुपात क्या होगा दोस्तों। बचत का अनुपात हमको दिया है, उनकी इनकम, उनकी आय का अनुपात आपको ज्ञात करना है, बताइए। जल्दी से बताओ। चलिए देखिए, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति कौन कौन है, X है, Y है और Z है। इनकी सबसे पहले हम देखें इनका अनुपात कितना दिया है, इनकी बचत का अनुपात कितना है दोस्तों, 6:5:3, 6:5:3। तो 6:5:3 इनकी बचत है। और वह आय का 75%, 75% खर्च करना मतलब बचाना कितना, 25%। चलिए दोस्तों, फिर आगे कितना खर्च कर रहा है, 30%, तो बचा कितना रहा होगा दोस्तों, 70%। फिर आगे कितना खर्च कर रहा है, 60%, तो बचा कितना रहा होगा दोस्तों, 40%। ठीक है दोस्तों।
तो ये दोनों ही क्या है उसकी, ये जो दोनों है ये दोनों ही उसकी क्या है, बचत है। ये दोनों ही उसकी क्या है, सेविंग है। ये दोनों ही क्या उसकी सेविंग है, ये दोनों ही उसकी बचत है, ना कि उसकी आय है दोस्तों। ठीक है, 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 25%। और यदि वह 30% खर्च करता है तो बचा कितना रहा होगा, 70%। यदि वह 60% खर्च करे तो बचा कितना रहा होगा, 40% बचा रहा होगा दोस्तों। तो जल्दी से इन दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना, 6/25 इंटू हो जाएगा कितना दोस्तों, 100। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5/70 इंटू 100। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3/40 इंटू 100 दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24। ये आ गया कितना दोस्तों, 24। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 50/7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ रेशियो कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, दिया जाएगा हमारे पास में 30/4। 30/4 इसको और काट सकते हैं अपन। ये हो जाएगा 2 से 15 बार और 2 से ये 4 बार। ठीक है, तो 15/2 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 15/2। ठीक है दोस्तों, ठीक समझ गए ना। ये हो जाएगा 3 × 10 30/4, तो फिर कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 15/2। चलिए अब देखो दोस्तों, यदि हम अनुपात बनाएंगे इनका रेशियो और फ्रैक्शन वैल्यू यदि हमको दी होती है तो उस फ्रैक्शन वैल्यू को पहले हमको खत्म करना होता है। तो इन दोनों का दोस्तों क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। सब में एलसीएम रख देंगे दोस्तों। तो एलसीएम हमारे पास में जो निकल के आएगा वो एलसीएम कितना निकल के आएगा दोस्तों, बताओ। तो हम कहेंगे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा सर 14। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी 14 हो जाएगा। 7 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो 15 × 7 105, 50 × 2 कितना दोस्तों, 100। और आगे बढ़े दोस्तों अपन, तो 24 इंटू यदि हम 14 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 336। कितना आएगा दोस्तों, 336। तो दोस्तों उनकी जो आय है, उनकी जो आय होगी उस आय का अनुपात कितना होगा दोस्तों, 336:100:105। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। जो लास्ट में हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होती है उस फ्रैक्शन वैल्यू का हम एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को सब में पुट अप कर देंगे और बस ये कट जाएगा तो हमारा रेशियो बन जाएगा दोस्तों। ये था आपका आज का अंतिम सवाल। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आपको मज़ेदार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेवल के लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और चैनल को यदि लाइक शेयर नहीं किया दोस्तों, मैं बार बार आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।